मेरा नाम सरिता है। मैं अपनी माँ के साथ मिलकर लोगों के घरों में चोरियाँ किया करती थी। उनको बेवकूफ़ बनाना, उनके घर का कीमती सामान चोरी करना, यही हम दोनों माँ बेटी का पेशा था। ऐसा नहीं था कि हम एक ही शहर में रहकर अलग-अलग घर में चोरियाँ करते थे। हम घर बदलने के साथ-साथ शहर भी बदल लिया करते थे, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई भी हमें पकड़ सके। पिछले कई सालों से मैं और मेरी माँ यह सब कुछ किया करते आ रहे थे। अभी तक हम लोगों को किसी ने भी कहीं पकड़ा नहीं था। ऐसा नहीं था कि हम लोग शुरू से ही यही सब कर रहे थे। वक्त और हालात ने हमें ऐसा बना दिया था। मेरे पापा की शादी जब मेरी मम्मी से हुई थी, तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सीधी और शरीफ थी, मगर पापा ने उन्हें गलत काम करने पर मजबूर कर दिया। मेरे पापा शराब पिया करते थे और सारा सारा दिन शराब के नशे में धुत पड़े रहते थे। कोई काम धंधा उनको बिल्कुल भी नहीं करना था। मेरी मम्मी ने अकेले तो जैसे तैसे उनके साथ गुजारा कर रही थी, लेकिन जब उनको पता चला कि वह माँ बनने वाली है और अब उनकी औलाद दुनिया में आने वाली है, तो मेरी मम्मी ने पापा को बहुत समझाया कि वह शराब पीना छोड़ दें, कोई काम धंधा किया करें। मगर मेरे पापा को कुछ भी समझ नहीं आया था। उन्होंने कभी मेरी माँ की परवाह नहीं की थी। फिर मैंने जन्म लिया तो उनको मुझसे भी प्यार नहीं हुई थी। उन्हें तो सिर्फ अपनी ही फिक्र रहती थी। मेरे पापा एक बहुत ही मतलबी इंसान थे, जिन्होंने सारी जिंदगी मेरी माँ को बहुत तंग किया था। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे पापा ने शराब के लिए मुझे बेचने का फैसला कर लिया था। मेरे पापा ने घर की एक एक चीज को बेच दिया था, यहाँ तक कि घर भी बेच दिया था। हम लोग किराए के मकान में रहते थे। फिर जब एक दिन मेरे पापा के पास शराब पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा, तो उन्होंने मुझे बेचने का फैसला किया। अपनी छोटी सी 7 महीने की बेटी को वह एक अमीर घर के हवाले करने जा रहे थे, ताकि उनको ढेर सारे पैसे मिल सकें और वह इन पैसों से शराब पी सके। मेरे पापा जब मुझे लेकर जा रहे थे, तो मेरी माँ को कुछ गड़बड़ सा महसूस हुआ। इसलिए वह पापा का पीछा करते हुए घर से निकल पड़ी थी कि आखिर जिस इंसान ने आज तक अपनी बेटी को कभी गोद में नहीं लिया, वह आज उसे इतना प्यार से कहाँ लेकर के घर से बाहर जा रहा है। मेरी माँ जब उनके पीछे पीछे गई, तो पता चला कि पापा ने मुझे एक अमीर परिवार को बेच दिया है और वह मेरी कीमत वसूल रहे थे। तभी माँ ने उनकी गोद से जाकर मुझे छीन लिया था और माँ ने इस बात पर पापा से बहुत झगड़ा किया था। उन्होंने उन लोगों से सारी सच्चाई भी बता दी थी कि इंसान अपनी ही बेटी को शराब के लिए बेच रहा है। यह तो अच्छा था कि जो लोग मुझे खरीद रहे थे वह बहुत अच्छे और शरीफ लोग थे। उन्होंने उल्टा मेरे पापा को पुलिस के हवाले करने का फैसला किया और मुझे मेरी माँ को वापस दे दिया था। पापा ने उन लोगों के हाथ पैर जोड़े थे, जब तब जाकर उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया था। मगर माँ के दिल में पापा के लिए बिल्कुल भी इज्जत खत्म हो चुकी थी, क्योंकि पापा ने बहुत गिरी हुई हरकत की थी। अब माँ को पल पल डर लगा रहता था। माँ तो लोगों के घरों में काम करके हम दोनों माँ बेटी का गुजारा किया करती थी। माँ ने फैसला कर लिया था कि अब वह पापा को अपनी कमाई में से 1 रुपया भी नहीं देंगी, क्योंकि पापा उनकी मेहनत की कमाई शराब में उड़ा दिया करते थे। माँ ने जब अपना हाथ खींच लिया, तो पापा उनके साथ मार पीट करने लगे और उनसे ज़बरदस्ती पैसे मंगवाया करते थे। माँ के पास जितने पैसे होते थे, पापा उनसे मार पीट कर ले लिया करते थे। और अब तो पापा इतने गिर चुके थे कि उन्होंने माँ से लोगों के घर में काम करवाने के बहाने पैसे चोरी करने के लिए भी कहा था। माँ पापा की इन हरकतों से बहुत ज़्यादा तंग हो गई थी। 1-2 बार तो माँ पापा की पिटाई भी कर दिया करते थे। माँ पिटाई के डर से बड़े बड़े मालिकों के घर से पैसे भी चोरी करके लाती थी। और फिर एक घर में तो मेरी माँ पकड़ी भी जा चुकी थी। उन लोगों ने माँ को बहुत डांट लगाई थी। माँ ने उनसे बहुत माफ़ी भी मांगी थी। लोगों को यही लगता था कि यह औरत चोर है, मगर कोई यह नहीं जानता था कि यह सब काम कितनी बड़ी मजबूरी में कर रही है। इसी तरह वक्त गुजरता चला गया। मेरी माँ ने सारी जिंदगी पापा की मार खाकर गुजार दी थी, लेकिन इतना समय गुजर चुका था कि पापा शराब पीने की वजह से बीमार रहने लगे थे। उनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी थी। कई साल इसी तरह से गुजर गए और मैं 10 साल की हो गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। जब पापा इस दुनिया से चले गए, तो माँ को और मुझे पापा के जाने का कोई दुख नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी माँ और मेरी ज़िंदगी में ढेर सारी परेशानियाँ सिर्फ और सिर्फ पापा की वजह से ही आई थी। पापा के जाने के बाद हम लोग और भी ज़्यादा परेशानी भरी ज़िंदगी गुजारने लगे थे, क्योंकि जिस घर में हम लोग रहते थे वह घर किराए का था।
मेरी माँ अभी भी लोगों के घरों में काम करती थी। पापा के मरने के बाद माँ ने लोगों के घरों में चोरी करना बंद कर दिया था, क्योंकि वह ऐसा पापा के कहने पर किया करती थी। लेकिन लोगों को यही लगता था कि मेरी माँ चोर है और वह उन पर भरोसा नहीं कर सकते। कई जगह ऐसा हो चुका था कि लोगों ने मेरी माँ को काम से निकाल दिया था और मेरी माँ काम तलाश करते करते थक गई थी। हम लोगों को खाने के भी लाले पड़ गए थे। हम लोग भूखे रहने लगे थे। मकान मालिक ने भी हमारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया था। हम दोनों माँ बेटी लवारिसों की तरह सड़कों पर घूम रहे थे और हम दोनों की जिंदगी बहुत बुरी गुजर रही थी। जब मेरी माँ ने फैसला किया कि लोग मुझे चोर समझते हैं तो मैं चोर ही बनकर दिखाऊंगी, इसलिए मेरी माँ ने अब लोगों की जेब काटना भी शुरू कर दिया था। धीरे धीरे हम लोगों के पास खाने के लिए थोड़े पैसे आने लगे थे। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी और मैं भी धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। जो भी मुझे देखता था खूबसूरती का दीवाना हो जाता था, इसलिए मेरी माँ मुझे लेकर कभी किसी के घरों में नहीं जाती थी। और मेरी माँ एक जगह किराए पर कमरा ली थी तो किराएदार बनकर हम लोगों को लूट लिया करते थे। हम लोग जिस घर में किराएदार बनकर रहते थे उस घर की सारी जानकारी निकाल लिया करते थे और फिर रातों रात वहाँ की तिजोरियों की सफाई करके भाग जाते थे। इस तरह हम हर दूसरे शहर में पहुँच जाते थे और वहाँ किसी घर में नौकरानी बनकर काम किया करते थे। वहाँ की भी सारी जानकारी निकालने के बाद हम लोग वहाँ से भी पैसे चोरी करके निकल जाया करते थे। इसी तरह हम दोनों माँ बेटी ने कई अलग अलग शहर में अलग अलग घरों में चोरियां की थी और अभी तक भी हम कहीं पकड़े नहीं गए थे। समय इसी तरह गुजरता गया और हम दोनों माँ बेटी का यही काम होता था। मेरी उम्र 18 साल हो गई थी और अब हम दोनों ने अपने लिए एक नए शहर को चुना था। यहाँ पर भी हम किसी बड़ी जगह हाथ मारकर यहाँ से फरार होने वाले थे, इसलिए हमने यहाँ पर इस कॉलोनी में किराए का मकान ले लिया था और हमें यहाँ रहते हुए सबसे पहले यह देखना था कि इस कॉलोनी का सबसे अमीर घर कौन सा है। फिर उन्हीं लोगों को अपनी जान पहचान बढ़ानी थी ताकि हम घर की सारी जानकारी निकाल सकें और पता लगा सकें कि किस घर में सबसे ज़्यादा पैसा है, जहाँ पर हम आसानी से चोरी कर सकें। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए मेरे भी कई दीवाने थे। कई ऐसे लड़के थे जिनको मैं अपने प्यार के जाल में फंसाकर उनसे पैसे लूट चुकी थी। नए नए नंबर बदलकर मैं लड़कों से बातें किया करती थी। जब मेरा काम हो जाता था तो मैं फिर उनसे बात करना बंद कर दिया करती थी। अब हम इस कॉलोनी में आ गए थे। हमें यहाँ आए हुए भी 2 दिन ही गुजरे थे। यहाँ पर हमें एक अमीर घर के साथ साथ किसी अमीर लड़के की भी तलाश थी, जिसको मैं अपने खूबसूरत अदाओं का शिकार करके लूट सकूं। मगर ऐसा कोई लड़का अभी तक मुझे मिल नहीं रहा था। पर मेरी नज़र हमारे ही पड़ोस में रहने वाले एक लड़के पर गई जो बहुत ज़्यादा हैंडसम था। अब मुझे अपना काम शुरू करना था। लड़कों को अपनी मोहब्बत के जाल में कैसे फंसाना है, यह बात तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी। एक दिन जब वह लड़का अपनी गाड़ी में बैठ रहा था तब मैं नीचे उतरकर चली गई थी और मेरा कॉलेज बैग भी मेरे साथ था। मैं बहुत परेशान थी और कॉलोनी के गेट के बाहर खड़ी होकर के बार बार अपनी वॉच देख रही थी। अभी वह गाड़ी निकालकर कॉलोनी के गेट के बाहर आने ही वाला था कि उसकी नज़र मेरे तरफ पड़ी और उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मैं उसकी नज़र का देखना समझ गई थी, इसलिए और ज़्यादा परेशान होने की एक्टिंग करने लगी। उसने अपनी गाड़ी रोक ली और कहने लगा कि लगता है आप हमारी कॉलोनी में नई आई हैं। मैंने उसकी बात का हाँ में जवाब दिया और मैं बार बार अपनी घड़ी फिर से देखने लगी। उसने कहा, ऐसा लग रहा है कि आप परेशान हैं, क्या आपकी मैं कोई मदद कर सकता हूँ? मैंने कहा, जी आप, हम लोग अभी परसों ही आए हैं। मैंने उसे घर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हम उस घर में रहने के लिए आए हैं। दरअसल हम लोग किराएदार हैं। मुझे अपने कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा था। मैं यहाँ अपनी वैन का इंतज़ार कर रही हूँ। अभी तक मेरी वैन नहीं आई है। तो कहने लगा, अच्छा तो आप शर्मा जी के घर में किराएदार हैं? उन्हीं के 2 घर छोड़ने के बाद हमारा घर है। उसके हिसाब से तो हम लोग पड़ोसी निकले। यह कहकर मुस्कुराने लगा और मुझसे कहने लगा कि चलिए मैं आपको आपके कॉलेज तक छोड़ देता हूँ। हो सकता है आपकी वैन को आने में देर हो, इस तरह तो आप कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगी। पहले तो मैंने उससे कहा कि नहीं नहीं, वैन आएगी तो मैं चली जाऊंगी। वह कहने लगा कि अरे कोई बात नहीं, मैं एक शरीफ लड़का हूँ और इस कॉलोनी का रहने वाला हूँ। आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहो, मैं आपको आपके कॉलेज तक बिल्कुल अच्छे से छोड़ आऊँगा। जब उसने ज़्यादा जिद की
तो मैं उसकी कार में बैठ गई। मैंने देखा था कि वह शीशे से बार-बार मुझे देख रहा था और मैं उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी, ताकि उसे पहली ही मुलाकात में यह ना लगे कि मैं यह सब कुछ जानबूझकर कर रही हूँ। उसने मुझसे रास्ते में बहुत सारी बातें की थी। पूछ रहा था कि तुम कौन से कॉलेज में पढ़ती हो, पहले तुम लोग कहाँ रहते थे, वगैरह वगैरह। मैंने उससे झूठ-मूठ कर सब कुछ अपने बारे में बता दिया था और अपना नाम उसे रीमा बताया था। मैंने उसे कॉलेज के बारे में बताया, तो उसने उसी कॉलेज के बाहर मुझे छोड़ दिया था और छोड़ने के बाद वह वहाँ से चला गया था। वह मुझसे बहुत इम्प्रेस हुआ था। मैं समझ गई थी कि मेरा असर धीरे-धीरे इस पर होने लगा है। उसके बाद मैं वहाँ से रिक्शा करके अपनी एक दोस्त के घर चली गई थी, क्योंकि जिस शहर में मैं जाती थी, वहाँ पर अपने एक दोस्त ज़रूर बना लिया करती थी, ताकि उनके साथ मेरा वक्त अच्छा गुजर सके। अगले दिन फिर से मैं कॉलोनी के गेट के बाहर खड़ी हो गई थी और अगले दिन भी वह सब कुछ वही हुआ था जो कि पहले हो चुका था। उस लड़के ने अपना नाम राघव बताया था। बस इसी तरह वह रोज मुझे कॉलेज के बाहर छोड़ दिया करता था और हर रोज हम दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला चालू हो चुका था। हम दोनों एक दूसरे को जानने पहचानने लगे थे और फिर वही हुआ जैसा मैंने सोचा था। आखिरकार वह मुझ पर अपना दिल हार बैठा था। वह मेरी खूबसूरती से इतना दीवाना हो चुका था कि हम दोनों ने एक दूसरे का मोबाइल नंबर भी शेयर कर लिया और अब हम दोनों की फ़ोन पर बातें होने लगी थी। मैं उससे बहुत मीठी-मीठी बातें करती थी ताकि उसे अपनी मोहब्बत के जाल में अच्छी तरह गिरफ्तार कर सकूं। मैं इस लड़की से जैसा कहती थी वैसा ही किया करता था। मेरी मम्मी ने पता लगाया कि इस कॉलोनी में सबसे अमीर घर कौन सा है, कौन है जिसके पास ज़्यादा दौलत है और हम उसके घर में डाका डाल सकते हैं। तो पता चला कि सबसे अमीर घर राघव का ही है। इसका मतलब यह था कि मेरा निशाना बिल्कुल ठीक जगह पर लगा था। मेरी मम्मी ने राघव के घर आना जाना बढ़ा दिया था, जबकि मैं राघव को पटाने में लगी हुई थी। मेरी माँ से और राघव के परिवार के बीच भी जान पहचान अच्छी हो गई थी। मेरी माँ वहाँ जाने के बाद उनके घर की हर चीज़ पर नज़र रखती थी। मैंने जब अपनी माँ को यह बात बताई कि उन्हीं के घर का बेटा है जिसे मैंने फंसा लिया है, मेरी माँ इस बात से बहुत खुश हुई थी। उन्होंने कहा कि ये लोग इस कॉलोनी के सबसे अमीर लोग हैं, हमें किसी भी तरह उनके घर में घुसना होगा। इन लोगों के पास ढेर सारा पैसा है, वह सब पैसा हमें अपनी मुट्ठी में करना होगा। ऐसा करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी थी। इस दौरान राघव मुझे प्रपोज कर चुका था। उसने अपनी मोहब्बत का इजहार मुझसे कर दिया था और वह मेरे लिए पागल हुए जा रहा था। मैं उसे जैसा कहती थी वह वैसा ही कर लिया करता था। कभी मुझे शॉपिंग पर लेकर जाता, तो कभी मुझे ढेर सारे महंगे-महंगे गिफ्ट दिया करता था। मैं उसे अपनी गरीबी की दास्तां सुनाकर उससे काफ़ी सारे पैसे बटोर लिया करती थी। मुझे लगता था कि वह भी आजकल के उन लड़कों में से है जो सिर्फ मुझे साथ कुछ वक्त गुजार कर और बाद में मुझे छोड़ देगा, क्योंकि मैं उसको काफ़ी हद तक लूट चुकी थी। अब हम लोगों को उसके घर में डाका डालना था, लेकिन वो लड़का तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा था। उसने कहा था कि मैं आखिर कब तक तुमसे सिर्फ फ़ोन पे ही बातें करता रहूँगा। तुम मुझे पसंद आ गई हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। हम दोनों को अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब मैंने उसकी यह बात सुनी तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि अभी तक मेरा ना जाने कितने लड़कों के साथ अफेयर रहा था और हर लड़के को लूट कर मैं उसे छोड़ दिया करती थी। मैंने किसी के साथ भी शादी नहीं की थी, मगर वह तो मुझसे शादी करने के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा था। मैंने माँ को यह सब बात बताई तो मेरी माँ कहने लगी कि हमारा काम तो इस तरह बहुत आसान हो जाएगा। तुम उस लड़के के साथ शादी कर लो और फिर तुम उस घर की बहू बन जाओगी। घर की बहू को तो घर के बारे में हर चीज़ अच्छी तरह से पता होता है। तुम पता लगा लेना कि उन लोगों ने पैसे कहाँ पर रखे हैं। हम लोग उनके सारे पैसे और जेवर लेकर यहाँ से फरार हो जाएंगे। बस हमें तो अपने काम को अंजाम देना है। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि नहीं मम्मी, मैं उस लड़की के साथ शादी नहीं कर सकती। आप तो जानती हैं ना कि अभी तक हमने इस तरह तो किसी को भी धोखा नहीं दिया और वह लड़का मेरे लिए सीरियस है। वह मुझसे प्यार करता है। माँ मेरी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, आजकल तो लोग एक दूसरे के साथ सिर्फ वक्त गुजारते हैं, तुम बस अपनी बातों में उलझा के रखो। मैं अपनी माँ की बातों में आ गई थी और इस तरह मैंने राघव को शादी के लिए हाँ बोल दिया था। मेरी माँ ने राघव के घर वालों से जान पहचान बढ़ा ली थी। जब उन लोगों को पता लगा कि मैं उनकी बेटी हूँ,
तो वो लोग राघव की जिद करने पर मुझसे अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के लिए किसी अमीर घर की बेटी के लिए कभी नहीं सोचा था, बल्कि शरीफ लड़की की तलाश थी। और ऐसी ही शरीफ लड़की उन्हें मेरे अंदर नजर आ रही थी और मैं उनके बेटे की पसंद भी थी। इस तरह मेरा रिश्ता राघव के कहने पर उसके घर वालों ने तय कर दिया था। मैं बहुत खुश थी, क्योंकि अब इस तरह मैं राघव के घर में पहुंचने वाली थी। राघव मेरी मोहब्बत में पागल रहा करता था। जब से हम दोनों का रिश्ता तय हुआ, वह हमारे घर पे आ जाया करता था और मेरे साथ कई कई घंटे बिताकर जाता था। मैंने उसे बहुत अच्छी तरह से अपने काबू में कर लिया था। राघव के परिवार में उसके मम्मी पापा के अलावा सिर्फ 2 कुंवारे भाई थे। बाकी उसकी 2 बहनों की शादी हो चुकी थी। अब उसी के शादी का नंबर था। मैं उस घर की बड़ी बहू बनने जा रही थी। मेरे खूबसूरत होने की वजह से उसके घर वाले बहुत खुश थे। उनके घर की बहू इतनी खूबसूरत लड़की बनने जा रही थी। अब मैं ज़्यादातर टाइम राघव के साथ गुजारा करती थी। राघव कोई काम धंधा नहीं करता था। उसके पापा का अच्छा खासा बिजनेस था। अभी तक वह अपने बाप की कमाई का ऐश करता था। अभी उससे कोई जिम्मेदारी नहीं थी। यही तो वजह थी कि इतनी आसानी से मेरे प्यार के जाल में फंसता चला गया था। मेरी झूठी झूठी बातों में आ गया था, वरना कोई भी मेहनती इंसान इतनी आसानी से किसी लड़की की मोहब्बत में नहीं फंसता। उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना मेरे लिए बहुत आसान काम था। अपने बाप के पैसों पर वह मुझसे शॉपिंग करवाया करता था, मेरे सारे शौक पूरे किए करता था। मुझे तो बहुत मज़े आ रहे थे। हम दोनों की शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी। मेरी माँ ने बता दिया था कि हम लोग बहुत गरीब हैं, इसलिए राघव के घर वालों को अपने बेटे की खुशी के खातिर सिर्फ मुझसे मतलब था। उन्होंने कह दिया था कि उन्हें लड़की के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। कभी कभी तो मैं और मम्मी उन लोगों की खूब मजाक बनाया करते थे कि वह लोग कितनी आसानी से हमारी बातों में आ रहे हैं। वह नहीं जानते थे कि हम कोई शरीफ लोग नहीं हैं, बल्कि एक दिन उनको लूट कर फरार होने वाले हैं। और फिर फाइनली मेरी शादी का दिन भी आ गया था। शादी में उन लोगों ने मुझे ढेर सारे गहने चढ़ाए थे और इतने ढेर सारे महंगे महंगे कपड़े भी। इतनी ज़्यादा ज्वेलरी तो मैंने कभी देखी भी नहीं थी। और अब अपने आँखों के सामने ये सब कुछ देखकर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे आँखों के आगे लालच की पट्टी बंधी हुई थी। मुझे यह दिखाई नहीं दे रहा था कि मुझे ये सब कुछ चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सब कुछ तो इस घर की बहू बनने के बाद मेरा अपना ही हो गया। दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो लड़की से मतलब रखते हैं, उन्हें दान दहेज की कोई ज़रूरत नहीं होती। और मेरा पाला भी कुछ ऐसे ही लोगों से पड़ा था। राघव के घर वाले बहुत अच्छे लोग थे। जब मैं विदा होकर उनके घर गई थी तो उन लोगों ने अच्छे तरीके से मेरा स्वागत किया था। मेरी सास तो बार बार मुझे ढेर सारे आशीर्वाद दे रही थी। शादी के पहले ही दिन उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम इस घर की बहू बनकर नहीं, बल्कि मेरी बेटी बनकर आई हो। इस समय उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने कहा था कि मेरे 3 बेटे हैं और अब तुम चौथी बेटी बनकर मेरे घर में रहोगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ और कभी भी तुम्हें इस घर में कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। न जाने क्यों उनकी ऐसी बातों से मेरे दिल को एक अजीब सा झटका लगा था। वो इतनी अच्छी और गहरी बात कह गई थी जो मेरे दिल में उनके लिए इज्जत बढ़ गई थी। ऐसा उन्होंने सिर्फ कहकर ही नहीं, बल्कि कर कर भी दिखाया था। राघव की मम्मी पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, जबकि राघव भी शादी के बाद मुझे पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। शादी के दूसरे दिन जब मैं तैयार होकर कमरे से बाहर निकलने वाली थी और राघव भी मेरे साथ साथ आ रहा था, तब अचानक मेरा पैर मुड़ गया। मैं जमीन पर गिरने ही वाली थी कि राघव ने मुझे संभाल लिया था। उसे खुद को संभालता हुआ देखकर मुझे उस पर प्यार आने लगा था, क्योंकि हम दोनों माँ बेटी को आज तक लोगों ने सिर्फ ठोकर ही मारी थी। कभी किसी ने इतने प्यार से संभाला नहीं था जितने प्यार से आज मुझे राघव संभाल रहा था। मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत बढ़ने लगी थी। वह मुझे इतना खुश रखता था कि मैं भी उसके प्यार में डूबती चली जा रही थी। मेरे 2 देवर थे, दोनों ही मुझे बिल्कुल बहनों की तरह समझते थे। मेरी दोनों ननद तो अपने भाई की शादी करने के लिए अपने अपनी ससुराल से अपने अपने मायके आई हुई थी। कुछ दिन बाद वह भी अपने ससुराल को वापस चली गई। ससुर भी मुझे इतने अच्छे तरीके से बिहेव करते थे। इस घर में मुझे बहुत सारा प्यार मिल रहा था। मैं अपने ससुराल में बेहद खुश थी। लेकिन इस बीच मेरी मम्मी बार बार मुझे आकर यह बात याद दिलाया करती थी कि हमें एक दिन इन लोगों के घर में चोरी करनी है और यहाँ से फरार हो जाना है। मैं अपनी माँ को टालते रहती थी और कहती थी कि यह लोग बहुत अच्छे हैं और शरीफ लोग हैं, हमें इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए।
लेकिन मेरी बात सुनकर मेरी माँ कहती थी, इन लोगों की मोहब्बत देखकर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम नहीं जानती हो कि इस दुनिया के लोग कभी हमारे अपने नहीं हो सकते हैं। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए अपने हैं। तुम्हारा पिता जब तुम्हारा अपना नहीं हुआ, तो फिर यह गैर लोग तुम्हारे साथ कैसे अपने हो सकते हैं। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ, लेकिन यह लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे हर नाज नखरे उठाते हैं। सास तो इतनी अच्छी है कि अभी तक उसने मुझे घर का कोई काम नहीं करवाया, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती है। ससुर इतने अच्छे हैं कि हमेशा मुझे बेटी की नज़र से देखते हैं, मेरी इज्जत करते हैं। और देवर तो मुझे अपनी बहन समझते हैं। और रही बात राघव की, तो वह मुझ पर अपनी जान छिड़कता है। इतना प्यार करने वाले लोगों की प्यार पाकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे दुनिया की हर खुशी मिल गई है। मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रही। यह बात करते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी माँ कहने लगी, तू पागल हो गई है क्या? इन लोगों के साथ रह रह कर तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। बस जल्दी से पता लगा कि ये लोग अपना सारा पैसा और सामान कहाँ रखते हैं। और हाँ, मुझे अपना जेवर दे दो जो इन लोगों ने तुझे शादी में चढ़ाया था। माँ की बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। मैंने कहा, उस जेवर का आप क्या करोगी? वो जेवर मेरा है। माँ कहने लगी, तेरा? अब तो तेरा मेरा भी करने लगी है। मुझे तो शक होता है कि तेरे ऊपर कि तू मेरी बेटी रही कि नहीं रही। मैंने कहा, माँ, यह जेवर मेरा है तो मेरे ही पास रहने दीजिए ना। आपको जेवर रखकर क्या करना है? माँ कहने लगी, इन अमीर लोगों का कोई भरोसा नहीं, कभी भी तुझसे तेरा जेवर छीन सकते हैं। तुम अपना सारा जेवर मुझे लाकर दे दो, मैं घर ले जाऊंगी, अपने पास रखूंगी, भागते समय हमें उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने मम्मी को बहुत समझाया कि वह मेरा जेवर है, वह मेरे ससुराल वालों ने कितने प्यार से मुझे दिया है, मगर ज़बरदस्ती माँ ने वह सब कुछ मुझसे ले लिया। माँ हर रोज़ मुझसे यही बात करने आती थी कि जल्द से जल्द पता लगाओ कि इन लोगों ने अपना रुपया पैसा कहाँ रखा है, ताकि हम यहाँ से चोरी करके भाग सकें। मगर मैं हर बार माँ को टाल दिया करती थी। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मेरे ससुर को हम दोनों माँ बेटी पर शक हो रहा है, क्योंकि मेरी माँ खुद ही मेरे ससुर के दिल में शक डाल रही थी। मेरी सास तो ज़्यादातर अपने कमरे में आराम कर रही होती थी, जबकि ससुर सारा सारा दिन घर में इधर उधर टहलते रहते थे। वह ऑफिस से जल्दी आ भी जाया करते थे। जिस दिन मेरी शादी हुई थी, मेरे पति ने अपने पापा का बिजनेस संभाल लिया। अब तीनों बेटे उनका बिजनेस संभाल रहे थे, इसलिए वह ज़्यादातर घर में ही रहने लगे थे। मेरे ससुर कई बार ऐसे समय पर मेरे कमरे में आए थे जब मैं और मेरी माँ चोरी की बातें कर रहे होते, और अचानक मैंने उनको अपने दरवाजे पर देख लिया था। लेकिन अच्छा यह हुआ था कि उन्होंने हम दोनों की बात नहीं सुनी थी। मुझे तो डर था कि कहीं मेरे ससुर को इस बारे में पता तो नहीं चल गया, नहीं तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मैं इन सब लोगों से इतना प्यार करने लगी थी कि मेरा मन ही नहीं करता था कि यहाँ से चोरी करके कहीं जाऊँ। मैं उन लोगों को धोखा नहीं देना चाहती थी, मगर मैं अपनी माँ की तरफ से मजबूर थी। धीरे धीरे मेरी शादी को 4 महीने गुजर गए थे और फिर मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब यह खबर घर वालों को पता चली तो सब लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि उन लोगों के घर में इतने सालों बाद छोटा बच्चा आने वाला था। सब लोग मुझसे बहुत प्यार कर रहे थे। मेरे पति ने तो कहा था कि अब तुम्हें अपने कमरे से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। सास कहने लगी कि बेटा, मैं तुम्हें बिस्तर पर ही खाना दिया करूँगी। इस बारे में मेरी माँ को जब पता चला तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे साथ खामोशी से डॉक्टर के यहाँ चलो, इस बच्चे को ख़त्म करवा देंगे। मैंने माँ से कहा कि आप यह कैसी बातें कर रही हो, यह मेरा और राघव का बच्चा है, मैं इसे ख़त्म नहीं करूँगी। माँ कहने लगी कि मैं ठीक कहती हूँ, तू सच में पागल हो गई है। मैंने तेरी शादी इस लड़के के साथ माँ बनने के लिए नहीं करवाई थी, बल्कि इन लोगों के घर में चोरी करने के लिए करवाई थी। तूने सारे इंतजाम किए हैं या नहीं? मैंने माँ से कहा, मैं यहाँ चोरी नहीं कर सकते, मैं इन लोगों को भरोसा जीत चुकी हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये लोग मुझे बुरा समझें, यह बहुत अच्छे लोग हैं। मेरी बात सुनकर मेरी माँ ने मेरे गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया था और कहने लगी कि तू भूल रही है कि हम लोग यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं। मैंने कहा, मुझे अब सब कुछ अच्छी तरह से याद है। मेरी इस घर में शादी हुई है और शादी करना कोई गुड्डे गुड़िए का खेल नहीं है। मैं इन लोगों से प्यार नहीं करती थी। इन लोगों ने ही मुझ पर इतने एहसान किए हैं। मुझ जैसी लड़की को इन्होंने अपने घर की बहू बनाया, और यह लोग इतना प्यार करते हैं कि मैं क्या, किसी भी इंसान का दिल पिघल जाएगा। भला मैं इतने अच्छे लोगों के साथ गलत कैसे कर सकती हूँ? और इस बच्चे की खबर सुनकर तो यह लोग खुशी के मारे पागल हो गए हैं।
मैं इनसे इनकी खुशी नहीं छीन सकती। यह मेरा और मेरे परिवार का हंसता खेलता परिवार है। अगर तू मेरे कहने के मुताबिक नहीं चली तो मैं तेरी सारी हरकतों के बारे में तेरे पति को बता दूंगी, भले ही उसके साथ साथ मेरा भी राज खुल जाए। मुझे इस बात का डर नहीं है। तू मुझे मजबूर मत कर कि मैं कोई गलत कदम उठाकर तेरे हंसते खेलते परिवार को उजाड़ने में देर नहीं लगाऊंगी। अपनी माँ की बात सुनकर मैं चुप हो गई थी कि क्या कोई माँ इतनी खुदगर्ज भी हो सकती है, जो अपनी बेटी की खुशियों का अंदाजा ही नहीं लगा सकती। इतनी खुशियाँ तो मुझे कभी चोरी करने के बाद भी नहीं मिली थी, जितनी इस घर में आने के बाद मिली थी। मैं बहुत टेंशन में रहने लगी थी। मम्मी हर रोज़ इतनी जल्दी जल्दी मेरे घर पर आ जाया करती थी कि मेरे ससुर उनको बड़े गौर से देखते थे और हर बार आकर मुझसे चोरी की ही बात किया करती थी। मैं उन्हें चुप करवाते करवाते थक चुकी थी, मगर वह मेरी किसी भी बात पर राजी ही नहीं थी। मैंने देखा था कि मेरे ससुर का बिहेवियर धीरे धीरे मेरी तरफ से बदलने लगा था। वह मुझसे बात तो करते थे मगर नज़रें फेर लिया करते थे। पता नहीं उन्हें क्या हुआ था, मगर घर में बाकी सब लोग बिल्कुल ठीक थे। मेरा पति मेरे हाथ में हाथ रखकर हमेशा कहता था कि तुम मुझे कभी छोड़कर जाना मत। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम जब से मेरी ज़िंदगी में आई हो, मेरी ज़िंदगी की खुशियाँ डबल हो गई हैं और अब तो हम दोनों पेरेंट्स भी बनने वाले हैं। तुम जानती हो ना कि पेरेंट्स बनने का क्या मतलब होता है। भगवान हर किसी को ये खुशी नहीं देता है। जिन लोगों को पेरेंट्स बनने की खुशी मिलती है वो बहुत खुश नसीब लोग होते हैं। मैंने अपने पति से वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी और हम लोग इसी तरह अपने घर में खुशी खुशी रहेंगे। मैं गहरी सोच में डूब गई थी कि कहीं इन लोगों को मेरे और मेरी माँ के बारे में कुछ पता तो नहीं चल गया है। अभी मैं यह सब कुछ सोच ही रही थी कि अचानक से मेरा पति मेरा पैर दबाने लगा। मैंने कहा कि आप यह क्या कर रहे हैं। वह कहने लगा कि तुम जिस कंडीशन से गुजर रही हो, ऐसी कंडीशन में औरत पर बहुत सारी तकलीफ़ों को झेलना होता है। मैं तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। अपने पति को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं सोच रही थी कि मैं राघव को बेवकूफ़ नहीं बना सकती हूँ। अपने शौक़ पूरे करने के लिए और उसकी जेब खाली करने के लिए मैंने उससे प्यार के जाल में उसको फंसाया था। लेकिन आज मैं उसकी मोहब्बत में इस तरह गिरफ्तार हो चुकी हूँ कि मेरा उसकी मोहब्बत से निकलना बहुत मुश्किल है। कि वो मुझसे इतना प्यार करता है, मैं नहीं जानती थी। मेरी सास बार बार मेरे कमरे में आकर मुझे फ्रूट खिलाया करती थी, कभी नौकरानी से कहकर मेरे लिए जूस बनवाती थी। यहाँ पर मेरा बहुत ख्याल रखा जा रहा था, लेकिन मेरी मम्मी ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। अब तो माँ ने ठान ही लिया था कि हम 2 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर चोरी करके यहाँ से फरार हो जाएंगे। माँ मेरे पास आई और कहने लगी, मुझे पता चल गया है कि तुम्हारे ससुर के कमरे में तिजोरी बनी हुई है। उस तिजोरी में तुम्हारी सास ने जेवर और तुम्हारे ससुर ने ढेर सारे पैसे रखे हुए हैं। हमें उस तिजोरी को खाली करना है। उसके लिए तुम्हें कुछ भी करके चाबी का बंदोबस्त करना है। तुम्हारे पास 24 घंटे का टाइम है। अगर तुमने चाबी का इंतजाम नहीं किया तो मैं तुम्हारे पति को सब कुछ बता दूंगी, तुम्हारी सच्चाई के बारे में। भले ही मुझे यहाँ से नुकसान उठाना पड़े, मगर तुम्हें अकल तभी आएगी। मैंने अपनी माँ के आगे हाथ जोड़कर कहा कि माँ, प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे मजबूर मत करो इन लोगों को धोखा देने पर। मैं इतने अच्छे लोगों को धोखा नहीं दे सकती। मैं अपने पति से प्यार करती हूँ और उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ऐसे कंडीशन में मैं यहाँ से नहीं भाग सकती। मेरी माँ कहने लगी कि तुम मेरे साथ एक बार यहाँ से निकलो तो सही, मैं इस बच्चे को भी ख़त्म करवा दूँगी। मैंने कहा कि माँ प्लीज़ ऐसा मत करो। मेरी माँ कहने लगी कि बस 24 घंटे का टाइम देकर जा रही हूँ, चाबी का बंदोबस्त कर लो। परसों रात को हमें आधी रात के समय चोरी करनी है और उसी समय हम लोग यहाँ कॉलोनी छोड़कर चले जाएंगे। यह कहकर मेरी मम्मी चली गई थी, मगर मुझे कन्फ्यूजन में डाल गई थी। मैं बहुत परेशान थी। इसी टेंशन की वजह से मैं चुप चुप सी रहने लगी थी। मुझे खाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरा पति बार बार मुझसे कहता था कि तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। अब मैं उससे क्या बताती कि मैं किस वजह से परेशान हूँ। सब लोग बच्चे के आने में इतनी खुशियाँ मना रहे थे कि घर में खूब हंसी मजाक का माहौल फैला हुआ था। मैं उन लोगों को गौर से देख रही थी कि इन लोगों के हंसते खेलते परिवार में 2 दिन बाद गम में बदलने वाला है। अपनी माँ के कहने के मुताबिक मैं डर गई थी और अपनी सास के कमरे में बहाने से चली गई। मुझे पता था कि मेरे ससुर तिजोरी का चाबी कहाँ रखते हैं। मैंने अपनी सास को बातों में लगाया और बड़े खामोशी से चाबी ले ली थी। मेरी सास को भी मुझ पर शक नहीं हुआ था। रात के समय मेरी माँ
मुझसे चाबी लेने के लिए आ गई थी। उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो रहा था कि कहीं मैं वह चाबी वापस अपनी सास के कमरे में रखने ना चली जाऊं। माँ ने मुझसे चाबी लेने के बाद कहा था कि कल रात 3 बजे के टाइम में तैयार रहना, अपना सामान पैक कर लेना, चोरी करने के फौरन बाद ही हमें यहाँ से निकल जाना है। मैंने अभी भी मम्मी से बहुत मना किया था, मेरा घर बर्बाद मत करो, मैं सुधर चुकी हूँ। मुझे यकीन हो गया है कि चोरी करने में कुछ नहीं रखा। जब भगवान ने सारी खुशियाँ बैठे बिठाए मुझे दे दी है तो हमें चोरी करने की क्या ज़रूरत है। मेरी माँ कहने लगी, तुम पागल हो गई हो, ऐसी खुशियाँ सिर्फ दिखावे की खुशियाँ होती हैं। बच्चा पैदा हो जाने के बाद यह अमीर लोग तुम्हें मुंह भी नहीं लगाएंगे। लेकिन मुझे अपनी माँ की सारी बातें गलत लग रही थी। यह लोग मुझसे इतना प्यार करते थे, ऐसा कैसे हो सकता था कि बच्चा पैदा होने के बाद यह लोग मुझे मुंह भी ना लगाएं और कुछ ना समझें। मगर माँ ने मुझे इस कदर डरा दिया था कि मैं उनकी बातों में आ गई थी और फिर मजबूरन मुझे वह करना पड़ा जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अगली रात मैं इन सब लोगों के सोने का इंतजार कर रही थी। उस रात ना जाने क्यों मेरे पति को नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार अपने पति से कह रही थी कि आज आपको नींद क्यों नहीं आ रही है, आप सो क्यों नहीं रहे हो। तो वह कहने लगा, पता नहीं क्यों एक अजीब सी घबराहट का एहसास हो रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ गलत होने वाला है। मैंने राघव से कहा, नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है। राघव ने मेरा हाथ थाम लिया था और वह कहने लगा, देखो रीमा, मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूँ, कभी मेरे भरोसे को टूटने मत देना। मैंने कहा कि नहीं, मैं आपका भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगी। मैंने अपने पति को तसल्ली दिलाई और जैसे तैसे थोड़ी देर के बाद वह सो गया था। जब वह गहरी नींद में सो गया तो मैंने अपनी मम्मी को मैसेज करके बता दिया था कि सब लोग सो चुके हैं। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने धीमे धीमे कदमों से अलमारी खोली और उसमें से वह बैग निकाल लिया जिसमें मैंने अपने कपड़े पहले से ही पैक करके रखे हुए थे। मैं अपने पति को धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर थी। मुझे आज वह सब कुछ याद आ रहा था जब मैंने दूसरों के साथ किया था। मैं और मेरी माँ ने न जाने कितने लोगों के घरों में चोरियां करके उनके घर की खुशी को तबाह कर दिया था। पता नहीं उन सारे सामान से लोगों की क्या क्या ज़रूरतें जुड़ी हुई थी। आज मुझे एहसास हो रहा था कि हमने सच में सारी ज़िंदगी बहुत बुरा किया है। फिर मैंने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और मैं कमरे से निकल गई थी। मगर फिर ना जाने क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैंने एक बार फिर से अपने पति को पलटकर देखा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं ऐसा कदम ना उठाऊं और बार बार उसके चेहरे को देखती रहूं। फिर मैं वापस कमरे से बाहर निकल आई थी। मैंने बाकी सब लोगों को देखा तो सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। मेरे सास ससुर की आदत थी कि वह दरवाज़ा खोलकर सोया करते थे। उनके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। घर का दरवाज़ा खोलकर मैंने मम्मी को भी घर में ले लिया था। मैं धीरे धीरे कदमों से तिजोरी का ताला खोलने के लिए चली गई। मैंने जल्दी से तिजोरी का सामान निकालकर बैग में रखना शुरू किया। मेरे सास ससुर को नहीं पता था कि उनकी बहू आज क्या कर रही है। मुझे अकेले सारा सामान रखने में देर हो रही थी, इसलिए जल्दी से मम्मी भी मेरी मदद करवाने में लग गई। हम लोगों का ध्यान एक तरफ सामान रखने में तो दूसरी तरफ मेरे सास ससुर की नींद खुलने पर भी थी। हम दोनों जेवर और पैसे से बैग को भर चुके थे। बैग बंद करने के बाद जैसे ही हम दोनों खड़े हुए और हम दोनों पीछे पलटे तो यह देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी कि पीछे तो मेरा पति खड़ा हुआ था। मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैंने दबी दबी आवाज़ में कहा, राघव आप? मेरा पति कहने लगा, हाँ मैं। दूसरी तरफ मेरे सास ससुर भी बिस्तर से उठ गए थे। उन लोगों को देखकर भी मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मुझे तो पसीने छूटने लगे थे। कुछ ऐसी ही हालात मेरी मम्मी की भी हो रही थी। इससे साफ साफ यही जाहिर हो रहा था कि उन लोगों ने हमें चोरी करते देख लिया है। मेरे पति से मैं कुछ कहने ही वाली थी कि उसने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगा, तुम इतनी घटिया लड़की हो, मैं नहीं जानता था। मैं तो तुम पर बहुत भरोसा करता था और तुम मेरे घर में चोरी करने के मकसद से आई हो। मैंने कहा, राघव पहले मेरी बात तो सुनो। राघव कहने लगा, मैं सब कुछ सुन चुका हूँ। मुझे अब सब कुछ पापा ने बता दिया है। पापा मुझसे कई बार कह चुके थे कि उन्हें तुम पर और तुम्हारी मम्मी पर शक होता है। कई बार उन्होंने तुम लोगों को चोरी की बातें करते हुए सुना है, लेकिन मैं पापा से हमेशा यही कहता था कि आपको गलत फहमी हुई होगी। तुम पहले बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें जानता था। मेरे पापा ने कहा था कि अगर तुम्हें यकीन नहीं होता है तो आज रात तुम उन लोगों की खुद अपनी आंखों से चोरी करते हुए देख लेना, तब तो तुम्हें यकीन आ जाएगा, क्योंकि कल
जब तुमने पापा के कमरे से चाबी चुरा कर अपनी मम्मी को दी थी तो पापा ने तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी की सारी प्लानिंग सुन ली थी और उन्होंने मुझे बता दिया था कि आज रात यह लोग चोरी करके यहाँ से फरार होने वाले हैं। मुझे पापा की बात का यकीन नहीं हो रहा था, मगर फिर मुझे तुम पर नज़र रखना पड़ रहा था। मैं सोया नहीं था, जाग रहा था, देखना चाह रहा था कि मेरे सोने के बाद आज तुम क्या करने वाली हो। मैंने जल्दी से राघव के आगे हाथ जोड़ लिया और कहा, राघव, मैं सब कुछ जानबूझकर नहीं करना चाहती थी, मुझे मेरी मम्मी ने मजबूर कर दिया था। मैं तो तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मेरे ससुर कहने लगे कि मैं इन दोनों की इन्फॉर्मेशन निकलवा चुका हूँ। यह दोनों हर शहर में अलग अलग जगह पर जाकर चोरियाँ करती हैं। पहले तो मुझे इस लड़की की और इसकी माँ के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जब से मुझे इन लोगों पर शक हुआ, मैंने इन लोगों पर नज़र रखना शुरू कर दी थी और इनके बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली थी। पुलिस आज तक इन लोगों को पकड़ नहीं पाई है, मगर मैं पुलिस को बुला चुका हूँ। मैंने अपने ससुर की बात सुनी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी मम्मी तो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही थी। मेरी सास मेरे करीब आई और कहने लगी, मैंने तुम्हें अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी समझा था, तुमने इस तरह हम लोगों को धोखा दिया। वह कहने लगी कि सारी ज़िंदगी तुम खुश नहीं रहोगी, तुमने हमारी फीलिंग के साथ खेला है, क्या इसलिए हम तुम्हारे घर में आए थे? मुझे शर्म आती है तुम जैसी लड़कियों पर, दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। उन्होंने अपने पति की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जल्दी से पुलिस को बुलाओ और इन दोनों को उनके हवाले कर दो। इन दोनों का सही जगह वहीं पर है। मेरे पति ने कहा कि तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, मेरे प्यार का मजाक बनाया है, मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी माफ़ नहीं करूँगा। मेरी मम्मी ने भी उन लोगों के आगे हाथ जोड़ लिए थे और कहा था कि प्लीज़ ऐसा मत करो, यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मेरी बेटी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। मेरी बेटी तुमसे प्यार करने लगी थी, वह चोरी नहीं करना चाहती थी, मैंने ही उसे चोरी करने पर मजबूर किया था, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आए ही थे इसी इरादे से। पहले हमने काफ़ी सारी चोरियाँ की है, मगर यहाँ तुमसे शादी होने के बाद मेरी बेटी तुमसे प्यार करने लगी है। इस समय मेरी बेटी की कोई गलती नहीं है, उसे सज़ा मत दो। तुम लोग चाहो तो मुझे अरेस्ट करवा सकते हो, मैं अपनी बेटी की खुशियाँ नहीं छीनना चाहती। मेरी बेटी तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। राघव, प्लीज़ उसके साथ ऐसा मत करो। मैं एक तरफ खड़े होकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने अपने सास ससुर को भी यकीन दिलाया था कि मैं यहाँ पर चोरी नहीं करने वाली थी, मुझे मेरी मम्मी ने ही चोरी करने के लिए कहा था, मगर मेरी बात का कोई भी यकीन नहीं कर रहा था। मेरे पति पुलिस को फ़ोन करने ही वाले थे। मेरी मम्मी उनके पैरों में गिर गई और कहने लगी, बेटा मैं सच कह रही हूँ, सरिता ने कुछ भी नहीं किया। सरिता तुम लोगों को तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी, वह तो मना कर रही थी। चोरी करने के लिए सारी गलती मेरी है, वह तुम्हारे साथ रहना चाहती है। मेरा पति मेरी माँ की बात सुनकर चौंक गया और कहने लगा, तुमने अपना नाम भी मुझे गलत बताया था, तुम्हारा नाम रीमा नहीं बल्कि सरिता है। आखिर तुमने मुझसे कितने झूठ बोले हैं। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो राघव, जितने भी झूठ बोले हैं उन सारे झूठ के लिए, मगर आगे से मैं वादा करती हूँ, इस बच्चे की कसम खाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उन लोगों ने हमारी बात मानकर हमें पुलिस के हवाले तो नहीं किया था, लेकिन मेरे पति ने कहा था कि तुम मेरी ज़िंदगी से, इस पूरे शहर से चली जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ, तुम धोखेबाज लड़की हो। उससे कहा था कि ठीक है, मेरे किए की सज़ा यही है, मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। मैंने अपनी मम्मी से चलने के लिए कहा था। हम लोग राघव के घर से निकल गए थे। सारी रात हम सड़क के किनारे बैठे रहे थे। मैंने अपनी मम्मी से कोई बात नहीं की थी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ है। अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो शायद मेरा घर बच सकता था। मेरा घर भी उजड़ गया था और मेरी ज़िंदगी भी। सारी रात सड़क पर बहुत रोती रही थी। रोते रोते मेरी कंडीशन ख़राब हो गए थे और इसलिए मैं बेहोश हो गई थी। सुबह जब मुझे होश आया और मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरा पति और उसके मेरे ससुराल वाले मेरे सामने मौजूद हैं। मैंने अपने पति को देखकर फिर से हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी थी। मेरे पति ने कहा था, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ। मैंने तुम्हें माफ़ इसलिए नहीं किया क्योंकि तुम बार बार मुझसे माफ़ी मांग रही थी, बल्कि इसलिए किया है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो। फिर देखते ही देखते कुछ महीने गुजर गए थे जब मैंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। बच्चा आ जाने के बाद घर के सब लोग बहुत खुश थे और फिर धीरे धीरे सबका बिहेवियर मेरे साथ पहले जैसा हो गया था। मैं आज भी अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदा होती हूँ और आज भी अपने पति और ससुराल वालों से माफ़ी मांगती हूँ। मेरा बेटा जब 2 साल का हुआ तो मेरी मम्मी इस दुनिया को छोड़कर मौत के गले उतर गई थी।
मुझे बहुत उनकी मौत का बहुत अफ़सोस हुआ था, लेकिन मैं यही सोचती थी कि इस दुनिया वालों ने मेरी माँ को कभी चैन सुकून से नहीं रहने दिया। तभी तो मेरी माँ ने इतने गलत कदम उठाए थे। मेरे ससुराल वाले भी उसी वक़्त उनके साथ इस बात को भूल चुके थे। उन लोगों ने भी मुझे माफ़ कर दिया था और अब सब कुछ ठीक है। मैं भी अपने सारे पिछले गुनाहों की माफ़ी माँग चुकी हूँ और मैंने वादा किया है कि मैं आज के बाद कभी ऐसा कोई गलत काम नहीं करूँगी। अब जब मैं शराफ़त भरी ज़िंदगी जी रही हूँ, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने पति और परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी विथ वीरू पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।